नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिशोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान-3 की चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर अंतरिक्ष में रचा इतिहास। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश और चंद्रमा पर सफल अभियान भेजने वाला चौथा देश बना। प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, ब्रिक्स के एजेंडा को नई दिशा देने के लिए भारत ने रेलवे अनुसंधान नेटवर्क एनएसएमई के बीच सहयोग, ऑनलाइन ब्रिक्स डेटाबेस और स्टार्टअप कंपनियों पर दिए हैं सुझाव। मिजोरम के सिसांग क्षेत्र के पास एक निर्माणाधीन रेल पुल के ढह जाने से 17 मजदूरों की मृत्यु और कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मरने वाले लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान-3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। अब से थोड़ी देर पहले श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से वैज्ञानिकों ने यह ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश और चंद्रमा पर सफल अभियान भेजने वाला चौथा देश बन गया है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि देशवासियों के अटूट विश्वास से भारत ने यह सफलता हासिल की है। अब रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर इसरो के कमांड मिलते ही चांद की सतह पर आ गया है और यह 500 मीटर तक के इलाके में चहलकदमी पर पानी और वहां के वातावरण के बारे में इसरो को जानकारी देगा। इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ पर और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेगा, जबकि विक्रम लैंडर चांद की सतह के तापमान, सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों, लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच और चांद के डायनामिक्स को समझने का प्रयास करेगा। अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए संबद्ध देशों को भी तैयार होना होगा। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने लंबी और महत्वपूर्ण यात्रा तय की है और इस यात्रा में इस संगठन ने कई उपलब्धियां हासिल की। श्री मोदी ने सभी ब्रिक्स देशों से अफ्रीकी संगठन को G20 में सम्मिलित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के एजेंडे को नई दिशा देने के लिए भारत ने रेलवे अनुसंधान नेटवर्क, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के बीच सहयोग, ऑनलाइन ब्रिक्स डेटाबेस और स्टार्टअप कंपनियों के बारे में सुझाव दिए हैं। उन्होंने ब्रिक्स के विस्तार के लिए भारत के सहयोग की घोषणा की। श्री मोदी ने ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ के साथ सहयोग का प्रस्ताव दिया, जिसमें अंतरिक्ष अनुसंधान और मौसम निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ब्रिक्स ने एक बहुत ही लंबी और शानदार यात्रा तय की है। इस यात्रा में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट्स के माध्यम से हमने फाइनेंशियल सेफ्टी नेट का निर्माण किया है। ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन, वैक्सीन R&D सेंटर, फार्मा उत्पादों को पारंपरिक मान्यता जैसी पहलों से हम ब्रिक्स देशों के आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। यूथ समिट, ब्रिक्स गेम्स, थिंक टैंक काउंसिल जैसे इनिशिएटिव से हम सभी देशों के बीच पीपल टू पीपल टाइज मजबूत कर रहे हैं। ब्रिक्स एजेंडा को नई दिशा देने के लिए भारत ने रेलवे रिसर्च नेटवर्क, MSMEs के बीच करीबी सहयोग, ऑनलाइन ब्रिक्स डेटाबेस, स्टार्टअप फोरम जैसे कुछ सुझाव रखे थे। मुझे खुशी है कि इन विषयों पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ब्रिक्स को एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें अपनी सोसाइटीज को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इसमें टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका रहेगी। भारत में हमने दूर सुदूर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और उनके तक शिक्षा पहुंचाने के लिए दीक्षा यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। साथ ही स्कूल के विद्यार्थियों के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने देश भर में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए हैं। भाषा संबंधी बाधाओं को हटाने के लिए भारत में AI बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिणी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंडिया स्टैक के माध्यम से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को रिवॉल्यूशनराइज किया जा रहा है। विविधता भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। भारत में किसी समस्या का हल इस विविधता की कसौटी से निकलकर आता है। मिजोरम के सेसांग क्षेत्र के पास एक निर्माणाधीन रेल पुल के ढह जाने से 17 मजदूरों की मृत्यु हो गई। राजधानी आइजॉल से करीब 21 किलोमीटर दूर इस दुर्घटना में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया है कि फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी है। हादसे के समय कार्यस्थल पर करीब 35 से 40 मजदूर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मरने वाले लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री
राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने बताया है कि दुर्घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अधिकारियों का एक दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गया है। दोनी पोलो कल्चरल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने आज सिविल सेक्रेटरीट ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि यह ट्रस्ट फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से राज्य में इंडिजीनियस ट्राइबल कल्चर के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने बताया कि विवेकानंद केंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से राज्य भर में स्थापित 4 गुरुकुल में बच्चों को स्थानीय जनजाति भाषा के साथ ही परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुकुल में बच्चों को सीबीएसई पाठ्यक्रमों के अनुसार सभी विषयों की शिक्षा भी उपलब्ध है और कल्चरल एजुकेशन के साथ फॉर्मल एजुकेशन को अरुणाचल प्रदेश में स्कूलों के पाठ्यक्रमों में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया का विकास इंजन बनेगा और जल्द ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उथल-पुथल के बावजूद भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों के बारे में कहा कि भारत सरकार के मिशन मोड में किए गए सुधारों के कारण व्यापार आसान करने में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों को पहले प्रतिबंधित माना जाता था, लेकिन उन्हें अब निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल लेन देन के बारे में कहा कि आज भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक हर स्तर पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सभी देशों में भारत सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन वाला देश है और संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और फ्रांस जैसे देश भी इस मंच से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर किए जा रहे निवेश देश के परिदृश्य को बदल रहे हैं और इस साल के बजट में हमने बुनियादी ढांचे के लिए लगभग 120 अरब अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि इस निवेश के माध्यम से हम भविष्य के नए भारत के लिए एक मजबूत नींव रख रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, फिटनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र में हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की परिकल्पना को बढ़ावा दे रहे हैं। राज्यपाल के.टी. पटनायक ने आज अरुणाचल यूनिवर्सिटी पासीघाट का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने पासीघाट के डांगरिया बाबा मंदिर और लिकाबाली के मालिनीथान मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले मंगलवार को राज्यपाल ने पासीघाट में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की प्रायोजित योजनाओं पर अमल की समीक्षा की। उन्होंने जिले के विभागीय प्रमुखों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को सुनिश्चित करने के लिए विलेज सर्कल और जिला स्तर पर डेटा तैयार करने और योजनाओं को पारदर्शिता के साथ समय पर लागू करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और नशे की लत पर नियंत्रण के लिए अधिकारियों से मिशन मोड में कार्य करने और गांव बूढ़ा तथा सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर प्रभावी कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया। राज्यपाल ने गांव बुढ़ाओं और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उनसे शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रशासन के साथ सहयोग करने का आह्वान किया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 की संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार आर्टिकल 371 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों सहित अन्य राज्यों को मिले विशेषाधिकार में कई बदलाव नहीं करने जा रही है। अरुणाचल प्रदेश पूर्व विधायक पादी रिचो की ओर से पेश वकील मनीष तिवारी ने दलील दी कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दी गई स्वायत्तता और आर्टिकल 371 के तहत बाकी राज्यों को मिली स्वायत्तता एक जैसे ही है और आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला देगा उसका असर आर्टिकल 371 भी पड़ेगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार आर्टिकल 370 के तहत
अस्थायी प्रावधान और नॉर्थ ईस्ट समेत बाकी राज्य के लिए विशेष प्रावधान के अंतर को समझती है। 370 की संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार पूर्वोत्तर राज्यों समेत बाकी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान में कोई बदलाव नहीं करने जा रही है। आर्टिकल 371 के तहत देश के पूर्वोत्तर राज्यों, बाकी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है और इन सभी राज्यों को सीमित ऑटोनॉमी, स्वायत्तता भी दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व विधायक पाड़ी रिचो की ओर से पेश वकील मनीष तिवारी ने दलील दी कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिली स्वायत्तता और आर्टिकल 371 के तहत बाकी राज्यों को मिली स्वायत्तता एक जैसी ही है और आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसका असर आर्टिकल 371 पर भी पड़ेगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार आर्टिकल 370 के तहत अस्थायी प्रावधान और नॉर्थ ईस्ट समेत बाकी राज्यों के लिए मौजूदा विशेष प्रावधान के अंतर को समझती है। संविधान पीठ ने माना कि इस केस की सुनवाई आर्टिकल 370 तक ही सीमित है। मनीष तिवारी की ओर से नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए मौजूदा प्रावधानों को लेकर जो आशंका जाहिर की गई है उसका इस केस से कोई संबंध नहीं है। वैसे भी केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान के बाद ये आशंकाएं बेमानी हो जाती हैं, लिहाजा हम इसको लेकर दायर अंतरिम याचिका का निपटारा कर रहे हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के प्रोजेक्ट ब्रह्मांक के चीफ इंजीनियर ए.के. मिश्रा ने पासीघाट में राज्यपाल के.टी. पटनायक के साथ बैठक में रीजनल कनेक्टिविटी और स्थानीय विकास से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। राज्यपाल ने राष्ट्रीय महत्व के सभी सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने बीआरओ से नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत सुदूर इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक की विकास गतिविधियों को प्रस्तावित करने के लिए स्थानीय लोगों की सहायता करने को कहा। विधायक तेची कासो ने आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के लेखी विलेज में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और ऑडिटोरियम हॉल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त तालो पोतोम, जिला परिषद सदस्य तोक ताना, पीडब्ल्यूडी नाहरलगुन डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ताना निकाम तारा और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर मनदीप परमे मौजूद थे। अभी बोर न्यून और हम आची बोर हल मो खी पन पे हो खी को नुले दोन ने पे मो मुदो ओ सोल नुले सो मुलिंग काज सोर कोमचिगा सोल नुले मुलाम करी तथा दब नाले गो एगो नुले सोल निर दोपा एगो आजो काना में मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके ने 29 अगस्त को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। राज्य कैबिनेट ने इसके लिए राज्यपाल से सिफारिश की थी। विधानसभा का सामान्य सत्र 2 दिसंबर से पहले बुलाया जाना है। पिछला सत्र मार्च में अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। विपक्षी कांग्रेस के साथ साथ 10 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और उनसे मौजूदा संकट पर चर्चा करने और मुद्दे को हल करने के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया था। इसके अलावा कई नागरिक संगठनों ने भी राज्यपाल से विधानसभा का सत्र बुलाने का आग्रह किया था। अरुणाचल सिविल सोसाइटी ने राज्य सरकार से बीएड पाठ्यक्रम के लिए विभिन्न कॉलेजों द्वारा लिए जा रहे अधिक फीस में कमी करने और नॉन एपीएसटी छात्रों को एपेक्स बैंक से स्टडी लोन की सुविधा मुहैया कराने का अनुरोध किया है। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए अरुणाचल सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने कहा कि कॉलेजों में बीएड कोर्स के लिए बहुत अधिक चार्ज किए जाने से गरीब और कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए एडमिशन लेना मुश्किल हो रहा है। भाजपा के अरुणाचल प्रदेश इकाई में बदलाव करते हुए नानी लाजी तार तारक विधायक ओजिंग तासिंग तागिन सिगा जुंती संगफो और यालेंग तागा बुरांग को उपाध्यक्ष, अनंत नारायण मिश्रा संगठन महामंत्री, नालोंग मिजे विधायक जिग्नू नामचुम और तादर निगलर को महासचिव बनाया गया है। भाजपा के कई जिलों के अध्यक्ष भी बदले गए हैं। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता महेश चाय ने कहा कि पार्टी हाईकमान द्वारा विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर स्टेट ऑफिस बेयरर्स में बदलाव किया गया है।
चांगलांग जिला उपायुक्त सन्नी के सिंह ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि जिले के विभिन्न स्कूलों के पहले बैच के छात्रों को स्टडी टूर के तहत असम के ऑल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान, डिगबॉय ऑयल म्यूजियम और हेरिटेज रिग एंड रिफाइनरी का भ्रमण कराया गया। उन्होंने कहा कि जिले के स्कूलों के छात्रों के और 4 बैच को एक्सपोजर सह स्टडी टूर कराया जाएगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अनुप्रभा। नमस्कार।